मैं सुधीर आपका इस चैनल मास्टरिंग लर्निंग में स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक लर्निंग वीडियो सीरीज लॉन्च करा है ऑन स्टॉक मार्केट, जहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस वीडियोज़ मिलेंगे। तो आज का वीडियो है इसी वीडियो सीरीज का दूसरा वीडियो। तो आज का वीडियो है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, जिसमें कि हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में वेरियस डिफरेंसेस के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Definition of investing. Let me read it out for you. It is the act of allocating resources, usually capital, with the expectation of generating an income, profit or gains. तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आप एक फ्लैट खरीदते हैं 30 लाख रुपए खर्च करके। अब आप उस फ्लैट को रेंट पे एक टेनेंट को दे देते हैं, जहाँ पे आपको 15,000 का रेंटल इनकम मिलता है। तो ये जो रेंटल इनकम है, इज इट दी ओनली बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ योर फ्लैट? द आंसर इज नो, क्योंकि आपकी जो फ्लैट का वैल्यू है वो समय के साथ बढ़ता जाएगा। तो दिस इज अनदर बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ योर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, दैट इज बाइंग ऑफ ए फ्लैट। तो ये जो डेफिनेशन हमने अभी बात करी, तो इस डेफिनेशन में इसी बात को बताया गया है। Act of allocating resources means we are allocating our fund, our resource, our capital to buy a flat with the expectation of generating an income. तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में इनकम क्या है या रेगुलर इनकम क्या है? रेंट जो हमें रिसीव हो रहा है हर महीने, दैट इज़ इनकम वी आर गेटिंग। और प्रॉफिट और गेन क्या है? यहाँ पे जो फ्लैट के वैल्यू में जो सर्ज आ रहा है, उसके जो वैल्यू में बढ़ोतरी हो रही है, दैट इज़ आर गेन। तो कल को अगर 10 साल के बाद आप अगर डिसाइड करते हैं कि यू वांट टू सेल योर फ्लैट, इफ़ यू हैड इन्वेस्टेड 30 लाख टुडे ऑन बाइंग दैट फ्लैट, तो 10 साल के बाद उस फ्लैट का वैल्यू कैन बी 20 lakhs इफ़ आई एम वेरी कंजर्वेटिव। वहीं अगर आप एक कार खरीद रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी गेन इन द वैल्यू ऑफ दैट कार। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि इस आपके कार की वैल्यू जो है अगले 5 साल में बढ़ जाएगी। आप जैसे ही कार को ख़रीदते हैं वैसे ही उसके वैल्यू में डिप्रिसिएशन शुरू हो जाता है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप एक कार खरीदिए और मुश्किल से 1 सप्ताह के बाद आप उसे सेल करने की कोशिश कीजिए। कि अगर मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए में एक कार ख़रीदा है, आप उसे मात्र 1 सप्ताह के बाद अगर आप उसे बेचने के लिए निकलेंगे, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट आपका कार जो कि मुश्किल से 1 सप्ताह पुराना है, इसके बदले में आपको 8 या 9 लाख का कोटेशन आपको मिलेगा, ऑफ़र मिलेगा। और 4 से 5 साल में आपके कार की वैल्यू ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगी। वाइल वी आर बाइंग ए कार, वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ कार, बट when we buy a plot और ए फ्लैट, वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि मेरे फ्लैट या प्लॉट का जो वैल्यू है वो आने वाले समय में बढ़ जाएगा। एक और डेफिनेशन समझ लेते हैं एसेट और लाइबिलिटी का। तो यहाँ पे आपका जो फ्लैट है दैट इज़ एन एसेट, क्योंकि वो आपको पैसे कमा के दे रहा है। और वही अगर आपने एक कार ख़रीदा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो कार जो है वो एसेट नहीं है, दैट इज़ लाइबिलिटी, बिकॉज इट इज़ पुलिंग मनी आउट ऑफ योर पॉकेट एवरी ईयर in the form of insurance expenses, in the form of maintenance, repair expenses, etc. Normally जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो we invest in an asset, क्योंकि एसेट में एक एक्सपेक्टेशन you can expect some kind of return in the form of capital gain or in the form of income, regular income or a periodic income from an asset. Definition of trading. Let me read it out once again for you. Stock trading broadly refers to any buying and selling of stocks, currency, commodity, bonds. यहाँ पे different kind of asset classes के बारे में बात की जा रही है। तो what can be different kind of asset classes? It can be stock, currency, commodity, bonds, etc. It can also be cryptocurrency. But its
colloquially used to refer to more shorter term investments made by very active investors. मतलब ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग, बस इसका जो नेचर है वो शॉर्ट टर्म होता है इन नेचर. स्टॉक ट्रेडिंग इज़ डिफ़िकल्ट एंड रिस्की एंटरप्राइज. तो चूँकि ये शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है और शॉर्ट टर्म में किसी भी एसेट क्लास के वैल्यू को प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए ट्रेडिंग इज़ रिस्की. और इसमें फेलियर का जो रेट होता है दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट हाई. तो इस वीडियो में हम आगे इस बारे में बात करेंगे. इन्वेस्टिंग में नॉर्मली हमारा जो टाइम होराइज़न होता है वो काफ़ी लंबा होता है. वहीं जब हम किसी स्टॉक या एसेट क्लास में ट्रेड करते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा जो टाइम होराइज़न होता है वो काफ़ी छोटा होता है. एंड यही जो शॉर्ट टाइम होराइज़न होता है ट्रेडिंग को रिस्की बनाता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. ट्रेडिंग में 90% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स लूज मनी. तो 90% का जो ये फिगर आप देख रहे हैं दैट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक. अगर इफ़ आई एम अ लिटिल बिट लेस ऑप्टिमिस्टिक तो ये फिगर 95% तक जा सकता है. मतलब कि 95% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी. केवल 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो कि एज ए ट्रेडर मार्केट से पैसा कमा पाते हैं. वहीं इन्वेस्टिंग की बात करें तो 90% ऑफ पीपल कैन बी प्रॉफिटेबल वेरी इजीली. अगर आप 15-17% का रिटर्न साल में बनाना चाहते हैं तो दैट कैन ईजिली बी अचीव्ड एज एन इन्वेस्टर. अगर आप बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाते हैं तो 15-17% का रिटर्न आसानी से जनरेट किया जा सकता है यूजिंग इंडेक्स फंड्स, ETFs, इंडेक्स ETFs और यूजिंग सम म्यूचुअल फंड राउट. टाइम होराइज़न. जैसा कि हमने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के डेफिनेशन में देखा, ट्रेडिंग में जो टाइम होराइज़न होता है वो छोटा होता है नॉर्मली, और इन्वेस्टिंग में एक इन्वेस्टर का टाइम होराइज़न काफ़ी बड़ा होता है. ट्रेडिंग में टाइम होराइज़न डिपेंड्स ऑन द स्ट्रैटेजी डिप्लॉयड. It can vary from few minutes, few hours, few days, few months. वही इन्वेस्टिंग में it can vary from few years to few decades depending on the goal of an individual. तो ट्रेडिंग में टाइम होराइज़न ट्रेडर के ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, और वहीं इन्वेस्टिंग में टाइम होराइज़न इन्वेस्टर के गोल पे निर्भर करता है. तो नॉर्मली ट्रेडिंग में जो टाइम होराइज़न होता है वो शॉर्टर होता है इन नेचर, और इन्वेस्टिंग में टाइम होराइज़न लंबा होता है. नॉलेज रिक्वायर्ड. तो ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए. एबिलिटी टू इंटरप्रेट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज. नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज जिसका आपके स्टॉक के प्राइस पे इम्पैक्ट हो सकता है, तो इस चीज़ की जानकारी होना भी ज़रूरी होता है. और रिस्क रिवॉर्ड का भी नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट होता है. पोजीशन साइजिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम आने वाले इस वीडियो सीरीज़ के आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे. वहीं इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट होता है. फंडामेंटल एनालिसिस में हम एनुअल रिपोर्ट्स, P/E रेशियो, ROCE, कॉम्पिटिटर्स, इंडस्ट्री के बारे में एक नॉलेज होना ज़रूरी होता है. अगर आप इतना सारा रिसर्च नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर ऑल्टरनेट राउट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड ETFs. पर अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक पिक करना है खुद से तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी होता है. इफ़ यू आर चूजिंग स्टॉक विदाउट द नॉलेज ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स देन यू माइट बी थ्रोइंग डार्ट्स blindfolded. रिस्क अंडरटेकन. ट्रेडिंग में निश्चित रूप से रिस्क जो होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि टाइम होराइजन छोटा होता है और शॉर्ट टर्म में किसी भी स्टॉक या एसेट के प्राइस को प्रेडिक्ट कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है. और वहीं इन्वेस्टिंग में कंपैरेटिवली जो रिस्क होता है वो कम होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप एक अच्छे कंपनी का स्टॉक खरीदे हैं या आप किसी
अच्छे म्यूचुअल फंड में आपने या ETF में इन्वेस्ट करा है तो लॉन्ग टर्म में आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस तो होते ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपने कोई अच्छा बिजनेस चुना है तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डेली टाइम कंजम्पशन, ट्रेडिंग में आपको डेली 1 या 2 घंटे तो एटलीस्ट रिसर्च में बिताना पड़ता है। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आपको कवर करने पड़ते हैं, इंटरनेशनल नेशनल इम्पॉर्टेंट न्यूज़, वेरियस रिपोर्ट्स आपको कवर करना होता है। तो ट्रेडिंग निश्चित रूप से एक फुल टाइम काम है और इसमें आपको डेली 1 या 2 घंटे तो एटलीस्ट देना पड़ेगा। वहीं इन्वेस्टिंग में आपको रोज़ टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वंस इन ए क्वार्टर, जब क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है या आप कोई नई कंपनी ढूंढ रहे हैं, तो वंस इन ए क्वार्टर आपको रिव्यू करना पड़ता है अपना पोर्टफोलियो। तो डेली टाइम कंजम्पशन नेग्लिजिबल आप कह सकते हैं इन्वेस्टिंग में आपको। रिटर्न एक्सपेक्टेशन, तो ट्रेडिंग में रिटर्न्स कैन बी बेटर देन इन्वेस्टिंग। अगर आप टॉप 10% या 5% वाले एलाइट क्लब में शामिल हैं जो कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हैं, जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस करा कि 90 to 95% पीपल लूज़ मनी इन ट्रेडिंग, लेकिन अगर आप उस 5 से 10% में शामिल हैं तो योर रिटर्न आर बाउंड टू बी बेटर देन एन इन्वेस्टर डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। तो इसका बेसिक कारण ये होता है क्योंकि एक इन्वेस्टर तभी पैसे कमाता है जब मार्केट्स या उसका स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन एक ट्रेडर गिरते हुए बाज़ार में भी पैसे कमा सकता है और चढ़ते हुए बाज़ार में भी पैसे कमा सकता है। हालांकि लंबे होराइजन में एक इन्वेस्टर को डिसेंट सा रिटर्न मिल जाता है। एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस, ट्रेडिंग में चूँकि नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो निश्चित रूप से टैक्सेस आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ STT, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी एक्सेट्रा। वहीं इन्वेस्टिंग में आपका एक्सपेंसेस और टैक्सेस बहुत कम होता है क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस कम होते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में आप स्टॉक्स को कम पीरियड के लिए होल्ड करते हैं तो इसीलिए आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे करना पड़ता है, डेट इज़ 20%। वहीं इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है नॉर्मली, डेट इज़ 15%। तो आइए अब बात करते हैं स्ट्रेस लेवल्स की। तो ट्रेडिंग में निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा डिसीजंस बहुत कम समय में लेना होता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही फास्ट प्रोसेस करना पड़ता है, तो निश्चित रूप से स्ट्रेस का जो लेवल होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट या कोई भी एसेट में बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव हो सकता है। वहीं इन्वेस्टिंग में आपको बहुत ही कम स्ट्रेस लेना पड़ता है क्योंकि आपका जो होराइजन होता है वो लंबा होता है और अगर आपने सही एसेट क्लास में या स्टॉक में निवेश किया है तो लॉन्ग टर्म में वो ऊपर की तरफ ही जाएगा और आपको डिसीजन भी बहुत कम बनाना पड़ता है। साल या 2 साल में आपको एक स्टॉक में एंटर करना पड़ता है, तो इससे स्ट्रेस का लेवल भी जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ट्रेडिंग जो होता है वो स्ट्रेसफुल काम होता है, वहीं इन्वेस्टिंग इज अ पीसफुल। तो आइए अब जान लेते हैं की ट्रेड्स ऑफ ए ट्रेडर एंड एन इन्वेस्टर। तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए आपके पास क्विक एक्शन टेकिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। तो पेशेंस इज़ एक्चुअली कॉमन ट्रेट है एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए। पेशेंस दोनों में ही ज़रूरी होता है और ख़ासकर इन्वेस्टर में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो इन्वेस्टर में लॉन्ग टर्म विज़न की भी ज़रूरत होती है किसी भी इंडस्ट्री या स्टॉक कंपनी के लिए। वहीं ट्रेडर के लिए लॉन्ग टर्म विज़न का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेडिंग इज शॉर्ट टर्म इन नेचर एनीवेज। फेमस ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, तो ट्रेडिंग की जगत की बात करें तो जेसी लिवरमोर, पॉल ट्रूडर जोन्स, जॉर्ज सोरोस, ये बहुत ही फेमस ट्रेडर्स रह चुके हैं या ट्रेडर अभी भी हैं। वहीं अगर इन्वेस्टिंग जगत की बात करें तो वारन बफेट, चार्ली मंगर और भारत से बात करें तो राकेश झुनझुनवाला,
जो कि जिनका देहांत अभी हाल में ही हो गया। अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स ट्रेड। तो अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के किस तरह के लक्षण होते हैं वो जान लेते हैं। ओवर लिवरेज्ड। आजकल ब्रोकर्स आपको कोई भी स्टॉक खरीदने के लिए लिवरेज प्रोवाइड करते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड आई थिंक MTF, मार्जिन ट्रेड फंडिंग। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लिवरेज लेके स्टॉक में ट्रेड करते हैं, स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और आप बहुत ज़्यादा लिवरेज लेके करते हैं, तो ये लिवरेज जो होती है वो दो धारी तलवार हो सकती है आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा ओवर लिवरेज अगर आप कर लेते हैं तो भी आपके लिए आपका नुकसान जो है, आप 1 रुपये में अगर आप लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो आप 100 रुपये में 200 रुपये का स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको नुकसान होता है तो आपको नुकसान भी दुगना होता है अगर आप लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात समझना ज़रूरी है आपके लिए। लिवरेज दो धारी तलवार होती है, जब आपका प्रॉफिट होता है तब भी आपका डबल होता है और नुकसान भी डबल होता है। तो एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर स्टॉप लॉस को सिस्टम में ना लगा के अपने दिमाग में रखता है। तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर का ट्रेट होता है। पुअर रिस्क रिवॉर्ड। तो एक जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसका रिस्क रिवॉर्ड इस तरह का होता है, जब वो उसका कोई पोजीशन प्रॉफिट में जाता है तो वो बहुत ही हड़बड़ी में होता है उससे बाहर निकलने के, और वहीं अगर उसका कोई पोजीशन, उसका कोई ट्रेड उल्टा पड़ जाता है तो वो उसे होल्ड करके बैठ जाता है। इससे होता क्या है, मान लीजिए कि किसी ट्रेडर ने एक स्टॉक को ख़रीदा 100 रुपये पे और वो जैसे ही स्टॉक 105 पे गया तो वो हड़बड़ी में आता है, ना हो कि स्टॉक नीचे की तरफ चला जाए, तो वो 105 पे ही काट देता है। लेकिन अगर स्टॉक 100 रुपये से नीचे की तरफ जाता है तो वो 90 पे भी चला जाता है या 80 पे भी चला जाता है, तो वो ऑप्टिमिस्टिक होकर बैठ जाता है कि नहीं, कभी ना कभी ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह का ट्रेड में आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बुरा हो जाता है। तो एक ख़राब ट्रेडर या अनसक्सेसफुल ट्रेडर का रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ख़राब होता है। वहीं एक सक्सेसफुल ट्रेडर ने अगर किसी स्टॉक को 100 रुपये पे ख़रीदा है तो उसका टारगेट नॉर्मली 120 रुपये का होगा। अगर वो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के लिए ट्रेड कर रहा है तो 120 पे होगा और उसका स्टॉप लॉस 90 पे होगा, और 90 के नीचे अगर जाएगा तो वो अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेगा। लेकिन एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर उस स्टॉक को होल्ड करके बैठ जाएगा 80, 70, 60 जब तक वो जीरो ना हो जाए, और जब प्रॉफिट में आएगा तो वो 105 पे ही हड़बड़ाना शुरू करेगा या 110 पे ही हड़बड़ाना शुरू करेगा कि भाई ऐसे ना कि ये जो पैसे आए हैं वो चले जाए मेरे हाथ से। विदाउट ए ट्रेडिंग प्लान। तो एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर का ये ट्रेड होता है कि वो उसके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है, उसके पास कोई सॉलिड एंट्री एंड एग्जिट का रूल नहीं होता है कोई। तो रिस्क रिवॉर्ड, स्टॉप लॉस, लिवरेज अप्लाइड, ये सब एक ट्रेडिंग प्लान का पार्ट होता है। एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर का किसी तरह का कोई भी प्लान नहीं होता, वो रैंडमली चाचा के कहने पे, दोस्त के कहने पे स्टॉक में एंट्री करता है और जैसे ही उसे डर लगता है वो एग्जिट कर लेता है, और अगर प्रॉफिट में आता है तो वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक होके समय पे प्रॉफिट नहीं बुक कर पाता है और हमेशा रोता ही रहता है। वहीं एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर की बात करें तो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर जो होता है वो किसी भी स्टॉक को पड़ोसी के कहने पे, दोस्त के कहने पे इन्वेस्ट करता है और खुद से किसी तरह की कोई मेहनत नहीं करता है रिसर्च करने में। ओवर ऑप्टिमिस्टिक। तो एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर ओवर ऑप्टिमिस्टिक होता है अपने एक्सपेक्टेशंस को लेके, वो अपने लिए अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करता है। ओवर ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और आफ्टर 1 या 2 साल के बाद आपको ये पता चलता है कि आपने जिस थॉट प्रोसेस के साथ, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ इस कंपनी में इन्वेस्ट करा था, कंपनी उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, या चीज़ें जो आपने गौर करी थी वो चीज़ें अब जो एडवांटेज उस कंपनी में उस समय थी आपके इन्वेस्टमेंट के समय, अब वो एडवांटेज जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन एक ओवर ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर इन सब चीज़ों को इग्नोर करके उस स्टॉक में बना रहेगा। अगर आपने जिस थॉट प्रोसेस के साथ और जिस एक्सपेक्टेशन के साथ किसी स्टॉक में एंटर करा था, अगर वो
एडवांटेज या वो परफॉर्मेंस वो स्टॉक नहीं डिलीवर कर पा रहा है, तो आपको उस स्टॉक से नॉर्मली निकल जाना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। बट एक ओवर ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर वो एग्जिट नहीं कर पाता है, वो इन सब बातों को दरकिनार कर देता है। तो अब मेरा सवाल ये है कि आप क्या हैं, एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर, या दोनों, या दोनों में से कुछ भी नहीं? तो दोनों में से कुछ भी कहने का मतलब ये है कि मैंने बहुत से लोगों को इस तरह का काम करते हुए देखा है कि वो एक स्टॉक में एंट्री करते हैं एज ए ट्रेडर। 100 रुपये पे कोई स्टॉक खरीदा और बोला कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 90 पे होगा, लेकिन जब स्टॉक 90 पे पहुंचता है तो वो बोलते हैं कि भाई मैंने इसे एज ए इन्वेस्टमेंट में अपने कन्वर्ट कर दिया है, अब मैं इससे नहीं निकल रहा हूँ, अब ये स्टॉक XYZ, चूँकि ये स्टॉक बहुत अच्छा है और ये फ्यूचर में ऊपर जा सकता है, तो आई एम गोइंग टू होल्ड दिस स्टॉक एज एन इन्वेस्टर। तो इस तरह का काम आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप एक साथ में इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपके थॉट में क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है कि किस स्टॉक में आप एज ए इन्वेस्टर आपने एंट्री करा है और किस स्टॉक में आपने एज ए ट्रेडर एंट्री करा है। तो दोनों में अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोनों में स्विच करना एक डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है कि इन्वेस्टिंग आपने किसी स्टॉक में एज ए इन्वेस्टर एंट्री करा और एज ए ट्रेडर आपने उसको ट्रेडिंग बेट में कन्वर्ट कर दिया। किसी सर्टेन लेवल पे आपको लगा कि इसको अब जो है यहाँ से निकल जाना चाहिए, तो ये सब गलती नहीं करने का। आपने किसी स्टॉक में एज ए ट्रेडिंग बेट एंट्री करा और उसमें जब गिरावट आया तो आप इन्वेस्टर बन गए उसमें, तो ये भी करने का नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।